जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोक तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले मैंने 3 सेट करा दिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 4। तो जिस तरह आपको पता है, कुल करने के लिए इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो कि हमारे जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली इन इंडिया। भारत में लड़के और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग कितनी उम्र में लड़कों की शादी करनी है और कितनों की उम्र में लड़कियों की करनी है। मतलब इससे अगर आप इससे पहले करते हो तो वो एक तरह का जुर्म है। तो लड़कों के लिए जो है वो है 21 साल और लड़कियों के लिए वो है 18 साल। ये आई थी आपकी, जो हमारा एक्ट है आज के टाइम में प्रेजेंट, उसमें लड़कों के लिए 21 साल की एज है और लड़कियों के लिए 18 साल की है। बट अभी हाल ही में एक केस सा आया था। मतलब क्या हुआ है उसमें कि हमारे जो हमारी लोकसभा है उसमें एक किसी ने प्रपोजल पेश किया है। मतलब एक बिल आने वाला है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, जो लड़कियों की एज 18 ईयर्स है उसको 21 करना चाह रहे हैं। मतलब लड़कों की भी 21 साल शादी के लिए और लड़कियों की भी कम से कम 21 साल शादी के लिए। बट ये अभी पेंडिंग है क्योंकि ये कमेटी के पास गया हुआ है और ज़्यादा डिस्कशन के लिए या और ज़्यादा उसके लिए। तो जब वहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा तब अभी पता चलेगा। तो मतलब अभी आप इतना कह सकते हो, एक बिल पेंडिंग है जिसमें बिल में क्या बोला गया है कि लड़कियों के लिए भी 21 साल कर दी जाए उनकी न्यूनतम उम्र। अभी प्रेजेंट में क्या है हमारा इसका आंसर हमारा 21 साल और 18 साल। 21 साल लड़कों के लिए, 18 साल लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु है उम्र शादी के लिए। तो इसका आंसर क्या हमारा बी। बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये इन्होंने कब दिया था, ये स्लोगन इन्होंने एक दिल्ली में 1965 में एक गैदरिंग हुई थी, वहां पे इन्होंने ये स्लोगन दिया था। इसका आंसर क्या आपका बी, लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर हो गया। ये भारत का हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर इज कान्हा सेंचुरी लोकेटेड। कान्हा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये आपके स्थित है मध्य प्रदेश में। ये 1955 में आपका स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इसको कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था इन 1974 में। ठीक है, ये पार्क किसके लिए मतलब फेमस है एक तरीके से। यहाँ पे जो एक स्पीशीज है कई सारी, जैसे लाइक डियर की है, स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक चलाया गया था। काफी अचीवमेंट है इसके लिए। इसका आंसर क्या आपका ए, मध्य प्रदेश का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच कंट्रीज बॉर्डर मार्क द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा को किस देश की सीमाएं चिन्हित करती हैं। ये करती है इंडिया एंड चाइना की। ये प्रपोज किया गया था 1914 में हेनरी मैक मोहन के द्वारा। 1914 में ये प्रपोज किया गया था हेनरी मैक मोहन के द्वारा। ये बाउंड्री है किसके, इंडिया के और जो चाइना ने हिमालय रेंज को जो ऑक्यूपाई कर रखा उस रीजन को, उसके बीच की बाउंड्री है, वो है आपकी मैकमोहन लाइन। इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो जिसकी टोटल लेंथ है वो है इसकी 890 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। तो क्या आंसर हुआ इसका, डी। डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। तो वो है आपकी रॉ। रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फंक्शन क्या होता है। रॉ का फंक्शन होता है कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, काउंटर टेररिज्म के खिलाफ काम करना और इंडिया को एडवाइस करना उसकी पॉलिसी मेकिंग में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये स्टेबलाइज हुई थी आपकी, जो रो है वो रो स्टेबलाइज हुई थी ऑन 21 सितंबर 1968 में। क्या आंसर है इसका, डी। डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो है आपका सीरियस। जो सीरियस है वो आपका आकाश का सबसे चमकीला तारा है। अगर सीरियस के बारे में बताऊं तो ये आपको रात में देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर आपको ऑटम में, विंटर में या जब स्प्रिंग की शुरुआत हो रही होती है ना, उस समय पे ये काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। कई बार लोग ना कन्फ्यूज रहते हैं इसको देखकर कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि वीनस हो या सैटर्न हो, लोग कन्फ्यूज भी जाते हैं। इसका आंसर क्या आपका सी, सीरियस इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा मथुरा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। मथुरा किस नदी पर स्थित है। ये स्थित है आपकी यमुना नदी पर। यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलती है, फिर ये अपना वहाँ से बहते हुए फिर आपकी दिल्ली से भी होते जाती है, दिल्ली यूपी में जाती है। इसका आंसर क्या आपका ए, यमुना इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यहाँ पे बड़ा लार्जेस्ट भी बोल सकते हो, कोई लॉन्गेस्ट भी बोलता है, तो कौन सा है? वो भारत का है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए, इंडिया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि हमारा, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब बिफोर चंडीगढ़ वॉज फॉर्म? चंडीगढ़ बनने से पहले अविभाजित पंजाब की राजधानी क्या थी, कहाँ थी? मतलब वो थी आपकी शिमला में। बेसिकली पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो जो पंजाब की राजधानी थी वो थी लाहौर, ठीक। बट जब पाकिस्तान अलग हुआ, डिवाइड हुआ, हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद अब जो पंजाब बचा, उस पंजाब में बेसिकली सिर्फ पंजाब नहीं था, जो आज का हरियाणा है वही पंजाब में था, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा बहुत पार्ट भी पंजाब में था, तो ये सारा हिस्सा पंजाब के अंदर था। तो अब पंजाब की कैपिटल बनाई गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो बनाई गई थी शिमला को। फिर 1950 में चंडीगढ़ को कैपिटल बना दिया गया पंजाब का, शिमला से हटा के, और उसके कुछ टाइम बाद पंजाब में से हरियाणा को अलग किया गया, थोड़ा सा पार्ट जो हिमाचल प्रदेश का उसको अलग किया गया, और पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल कॉमन बना दी गई, वो थी चंडीगढ़। तो समझ में आ गई? तो क्या आंसर है इसका? चंडीगढ़ से पहले कैपिटल थी उसकी शिमला, और अगर मैं बात करूं पार्टीशन से पहले तो वो लाहौर थी। तो क्या आंसर है इसका? बी, शिमला इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच फेमस गार्डन इज लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन में कौन सा प्रसिद्ध उद्यान स्थित है? वो है आपका मुगल गार्डन। जो मुगल गार्डन है ये आपके राष्ट्रपति भवन में आपको मिल जाएगा। ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें आप आम लोगों को भी जाने की मतलब अनुमति है, जब इसमें अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं तो आप आम लोग भी इसमें जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या आंसर है इसका? सी, मुगल गार्डन का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि हमारा, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किसके से संबंधित है? ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। एक फेडरेशन है फुटबॉल की, जिसमें एक नॉकआउट कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें कई सारे रीजनल स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में रणजी होता है ना, कई सारे स्टेट्स एसोसिएशन वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे ही होता है, इसमें 31 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और हर मैच नॉकआउट मैच होता है। तो क्या आंसर हुआ इसका? सी, फुटबॉल इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये इन्होंने कब लिखी थी? ये इन्होंने लिखी थी जब ये जेल में थे, 1942 से लेकर 1945 के बीच में, जब ये जेल में थे अहमदनगर फोर्ट में, जो आज के टाइम में महाराष्ट्र में है। अहमदनगर फोर्ट में जब ये जेल में थे तब इन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। और इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है? इसमें भारत का इतिहास लिखा गया है कि कैसे भारत में पहले मुगलों का राज था, उसके बाद फिर कैसे ब्रिटिश आए, तो वो वाला कार्यकाल इसमें लिखा हुआ था। इस बुक को जो ओरिजिनली पब्लिश किया गया था वो किया गया था, पब्लिश्ड ऑन 14 नवंबर 1946। 14 नवंबर आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि है। तो क्या आंसर है इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन शार्क? शार्क में कितने देश शामिल हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। सबसे पहले शार्क पूछा है तो शार्क की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो वो है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म है। नाम से थोड़ा आइडिया देना चाहिए कि इसमें जो कंट्रीज होंगी वो कौन सी कंट्रीज होंगी? साउथ एशिया की कंट्री होंगी, ठीक है। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी है पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं, मैं 8 के नाम आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो आया आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आपका आया बांग्लादेश, फिर आया आपका भूटान, भूटान के बाद आप बोल सकते हो चौथा आया आपका इंडिया, फिर आपका मालदीव्स, फिर आपका नेपाल, पाकिस्तान और लास्ट में आपका श्रीलंका। कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसकी कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो साउथ एशियन कंट्रीज जितनी आपकी इसमें 8 कंट्रीज है शार्क में, 8 के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है
और ये स्टेबलाइज हुई थी, स्टेबलाइज्ड ऑन 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको कई चीजें पता चल गई। पहली बात तो शाख की फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकता है। कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। 8 कंट्रियां कौन सी है वो पता होनी चाहिए। कब स्टेबलाइज हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। कई चीजें मिल गई, तो क्या आंसर है इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन, जो कि हमारा खजुराहो इज इन विच स्टेट? खजुराहो किस राज्य में है? ये है आपके मध्य प्रदेश में। खजुराहो फेमस क्यों है? कि अगर आप खजुराहो की बात करते हो तो खजुराहो फेमस है क्योंकि यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। बेसिकली खजुराहो क्या है? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है किनका? ज्यादातर इसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं। ठीक है, खजुराहो बेसिकली आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश की, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो क्या आंसर है इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये हुआ था आपके 1972 में। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 2 जुलाई 1972। ये शिमला एग्रीमेंट था क्या? बड़ा फेमस था। ये हुआ था किसके बीच पहले साइन? ये पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी, जो हमारी उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री थी, और जुल्फिकर अली भुट्टो। ये आपके पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, इनके बीच में हुआ था। ये हुआ क्या था? ये एक पीस ट्रीटी थी, मतलब शांति समझौता था। कब का? जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था, लिबरेशन हुआ था पाकिस्तान से। जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उससे हमने क्या किया था? उससे बांग्लादेश को अलग किया गया था। तो जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था तो उसके बाद उसमें ये हुआ था कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था बांग्लादेश को अलग कराने में, आज़ाद कराने में। तो इससे हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़े से ज़्यादा मतभेद आ गए थे। तो उसके लिए हमने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था। ये शिमला एग्रीमेंट वही था हमारा, कि अब मतलब और नहीं लड़ेंगे, या जो भी था उसको सुलह कर लेंगे। कई सारे पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे उनको हमने रोका था वॉर में, उन्होंने हम पे अटैक किया था इंडिया में, तो हमने वो भी उनको वापस दिए थे। उनको वापस भेज दिया कि तो आप अपने घर जा सकते हो इसी समझौते के बाद। तो क्या आंसर है इसका? 1972 इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी, जो कि हमारा जनरल साइंस। 16 क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? वैक्यूम में। यहाँ पे बात आती है, चाहे वेलोसिटी की बात करो चाहे स्पीड की बात कर लो, यहाँ पे बात एक ही हो रही है कि लाइट की स्पीड सबसे किस में होती है? वैक्यूम में होती है। स्पीड डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए लाइट सबसे ज़्यादा होती है। अब सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो होती है वैक्यूम में, वैक्यूम के बाद एयर में, एयर के बाद लिक्विड में, और लिक्विड के बाद सॉलिड में। तो सबसे कम अगर स्पीड ऑफ लाइट रहेगी तो सॉलिड में रहेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? ए, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन, जो कि हमारा बाय गेटिंग हीट सॉलिड। ऊष्मा से ठोस क्या हो जाता है? उसका वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों बढ़ते हैं, या वॉल्यूम घटती है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, आप एक एग्जांपल लो, रेल की पटरी लेते हैं। रेल की पटरी जब उस पर ट्रेन गुजरती है तो एकदम गर्म हो जाती है, उससे क्या होता है? वो थोड़ा फैलती है। तो वही बात हो रही है कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 18वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल रेडिएट हीट क्विकली? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल्दी से गर्मी विकर्ण करेगी? वो करती है आपकी ब्लैक एंड रफ। काला और जो खुदरा होता है वो बहुत जल्दी हीट को रेडिएट कर देता है। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज कंजर्व्ड व्हेन टू बॉल्स कोलाइड एट द सेम टेम्परेचर? जब दो गेंदें एक ही तापमान पर टकराती हैं तो क्या संरक्षित होता है? वो होता है मोमेंटम। क्यों? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस समय पे जो चीज बचती है, जो आती है, वो होती है आपकी मोमेंटम। तो क्या आंसर हुआ इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कन्फेक्शनर टू नॉट क्लीन द बॉटम ऑफ द डीप फ्राइंग यूटेंसिल्स बिकॉज? हलवाई तलने वाले बर्तनों की तली को साफ नहीं करते हैं, क्योंकि क्या रीजन है उसका? A large amount of heat is absorbed by the black and rough surface. काली और खुदरी सतह द्वारा बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित की जाती है। It is not necessary to clean the utensils bottom. बर्तनों को नीचे से साफ करना जरूरी नहीं है। A large number of heat is emitted by the black and white surface.
काली और चमकीली सतह से बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। द ब्लैक एंड रफ सरफेस हैज हाई ट्रांजिट एफिशिएंसी, काली और खुरदरी सतह में उच्च पारगमन क्षमता होती है। इसका आंसर है आपका ए। अ लार्ज नंबर ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय ब्लैक एंड रफ सरफेस, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हीट जो रेडिएट करता है, तो वही है कि जो ब्लैक और रफ सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या आपका ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारे 21वां क्वेश्चन जो कि हमारा द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ फ्लूइड डिपेंड्स, किसी द्रव के वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पे? नेचर पे, बिल्कुल करती है। नेचर कैसा है उसका? हीट ऑफ फ्यूजन एंड विंड, स्पीड की विंड कैसी है, फ्यूजन कितनी हीट का हो रहा है, वो सब भी डिपेंड करता है। और एरिया कितना है। भाई देखो, एरिया ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इवापोरेशन में भी टाइम लगेगा, तो उस पर डिपेंड करता है। और तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आपका डी, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फिजिकल अमाउंट दैट डज नॉट चेंज इज, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भौतिक राशि जो नहीं बदलती वह क्या है? देखो ऐसे मानो ये आपका ग्लास है, ठीक है, कांच का आइटम है, मतलब कांच है, और ये आपका पूरा एयर है। लाइट आई ऐसे, जब वो ग्लास के अंदर जाएगी तो पहली चीज तो जो चेंज करेगी ऐसे, मतलब वो अब जिस स्पीड से जा रही होगी उसी स्पीड कम हो जाएगी, अब वो कुछ ऐसे जाएगी, तो ऐसे ट्रैवल करती है कुछ। तो ऐसा होने से क्या हुआ, उसकी स्पीड चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी तो इसका आंसर है नहीं, वेलोसिटी में चेंज तो आ गया, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी चेंज हो जाता है। वेवलेंथ वो भी चेंज हो जाती है। बचा क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहा होता है वही फ्रीक्वेंसी आगे कंटिन्यू होती है। तो क्या आंसर है इसका? सी, सी इसका आंसर हो गया। अभी पढ़ते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा अ कन्वर्जिंग लेंस इज वन डैट, अभिसारी लेंस वह है जो क्या करे? कलेक्ट करता है रेज को। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? कन्वर्ज, इकट्ठा करके लाना, किरणें एक तरफ करता है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस का एग्जांपल होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ यूज होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहां सब में यूज होता है। क्या आंसर हुआ इसका? ए इसका आंसर हो गया। ये पढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा द डेविएशन एंगल फॉर अ प्रिज्म विल बी मैक्सिमम, एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा, किसके लिए होता है? देखो प्रिज्म कुछ ऐसे होता है, एक कांच का टुकड़ा एक तरीके से, यहां से हम देते हैं व्हाइट लाइट, बदले में ये हमें देता है 7 लाइटें, ऐसा होता है ना। हाँ, अब क्या है, हमसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो डेविएशन एंगल होता है वो किसका होता है? वो होता है पर्पल का या वॉयलेट, विब्ग्योर बोलते हैं ना, तो वॉयलेट बोल लो पर्पल बोल लो, एक ही कलर होता है, तो उसका सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है रेड का, ठीक है, ज्यादा पर्पल का, लीस्ट रेड का। पैटर्न तो आपको पता ही है क्या होता है, विब्ग्योर, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेनबो कलर भी यही होते हैं। तो क्या आंसर हुआ इसका? 20 का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? प्योर वाटर, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। देखो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, तुम्हारी पेंसिल में आगे लगा होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन ये भी कर देगा। एसिड, एसिड तो करते ही हैं, प्योर वाटर नहीं करते हैं। देखो आपके पास एकदम प्योर वाटर है, आप सोचोगे ना उसमें से कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूं, तो नहीं होती है। अच्छा, अगर मुझे प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पास करानी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्योर वाटर में नमक डाल दो, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा। तो क्या आंसर हुआ इसका? डी, प्योर वाटर इसका आंसर है। अभी बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन जो कि हमारा द प्लैनेट ऑन विच देयर इज नो एटमॉस्फेयर, वह ग्रह जिस पर वायुमंडल नहीं है, तो वो कौन सा है? मरकरी, बुध। बुध ग्रह पर आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल नहीं है। तो क्या आंसर है इसका? डी। बढ़ते हैं हमारे 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बाय वॉल्यूम इज, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वो है आपकी 78%। 21% ऑक्सीजन होता है, फिर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, एर्गन, हीलियम, ये सारी गैसेज भी होती हैं। तो नाइट्रोजन होता है 78%। ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा द गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग इज, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वो है आपकी एसिटाइलिन। एसिटाइलिन अकेले नहीं होती है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनती है, वो यूज होती है गैस वेल्डिंग में। तो जो स्टील वगैरह होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए लगभग लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है, पहली चीज। अगर इनसे ऊपर चाहिए तो ये बनाते कैसे हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर को जोड़ते हैं, उससे जो गैस बनती है वो इतनी इनफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है ताकि हम स्टील को मेल्ट कर सकें। तो क्या आंसर है इसका? सी, एसिटिलीन इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन जो कि हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी जानकारी देता है? ये देता है आपके ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आप ईसीजी या ईकेजी बोल सकते हो। तो ये क्या कराते हैं? ये कराते हैं ना कि तुम्हारी
जो हार्ट की जो सारी वेन्स होती हैं, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, जिससे हमारा ब्लड फ्लो करता है, इनके पास उनसे होता हुआ, तो उनके इन्फॉर्मेशन देता है ये। तो क्या आंसर है इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा द पोजीशन ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल एट द पोल्स इज, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति है, क्या होती है? वो होती है वर्टिकल। जो मैग्नेटिक निडल है, अगर मैं एकदम पोल पे खड़ा हूँ तो वहां पे जो निडल की जो एकदम पोजीशन होगी वो एकदम सीधी होती है, वर्टिकल होती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ, इसलिए ये एकदम सीधी दिखाता है पोल पे। क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 31वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच गैस इन एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न, हवा में कौन सी गैस चीजों को जलाने में मदद करती है? वो करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर जितनी देते रहोगे आग उतनी बढ़ती रहेगी, ऑक्सीजन मत, ऑक्सीजन काट दो आग रुक जाएगी वहीं पे। तो क्या आंसर है इसका? ए। ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है? इसमें बेसिकली मसूड़ों से खून वगैरह निकलने लग जाते हैं। तो विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि आंवला, नींबू, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, संतरा। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। सबकी पता होनी चाहिए, चारों की इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर है इसका? सी। विटामिन सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 33वां क्वेश्चन, जो कि हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। एक एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती है, इसमें स्कल की हड्डी, आपकी रिब की हड्डी, सारी हड्डियां मिला के होती है। तो क्या आंसर है इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, स्वस्थ मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? वो होता है 120 mmHg टू 80 mmHg। mmHg इसकी यूनिट है। ये होता है नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल पर्सन का, हेल्दी पर्सन का। तो क्या आंसर है इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 35वां क्वेश्चन, जो कि हमारा जनरल साइंस आखिरी क्वेश्चन है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज मस्ट बी, वन संसाधन क्या करना चाहिए हमें? उनको जलाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री यूज करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए? उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट रिसोर्स खत्म होते जाएंगे तो उससे क्या होगा? एनिमल पहली बात तो अपना घर छोड़ेंगे, अपना घर खो देंगे, और भी जो कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उनके लिए घर नहीं बचेगा, उनकी रहने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, और हमें फिर ऑक्सीजन कौन देगा? अगर फॉरेस्ट में से पेड़ वगैरह कम होते जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा? तो ये सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज होती है एक तरीके से, तो इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा सेशन शी, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का तुम्हारा 36वां क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 2/3। तो पहली बात तो हम ब्रैकेट जो बोर्ड मास होता है वो अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 2/3 डिवाइड 2/3 ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई 2/3, क्या बनेगा ये? 2/3 डिवाइड 2 टू जा 4/9, सॉल्व करोगे तो 2/3 मल्टीप्लाई कर लोगे 9/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर आया 3/2। तो क्या आंसर हुआ इसका? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन, जो कि हमारा 3.75 को डिवाइड करो 2.5 से, मल्टीप्लाई के बाद 2 नंबर तो 100, मल्टीप्लाई के बाद 1 नंबर तो 10, 0 से 0 काटा, और कुछ कट सकता है? कटेगा 25 1 कम 25, 25 से 375 काटोगे तो कटेगा आपका 15 बार में, क्या बनेगा? 15/10, मतलब आया आंसर 1.5। क्या आंसर हुआ इसका? ए। ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा 38वां क्वेश्चन, जो कि हमारा 5% ऑफ व्हाट नंबर इज 20, 5% ऑफ x बराबर 20 है, मतलब एक नंबर है उसका 5% 20 है, तो नंबर क्या है? 5/100 गुना x बराबर 20, x बराबर 20 गुना 100/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 400 के 400। क्या आंसर हुआ इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 39वां क्वेश्चन, जो कि हमारा 3/5 प्रोपोर्शनल टू x/15। क्या कहता है? 3/5 इज इक्वल टू x/15। सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा? x बराबर 15 गुना 3/5, 5 से काटोगे 3 बार में, 3 3 9, x की वैल्यू आ गई 9। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हमारा 40वां क्वेश्चन, जो कि हमारा 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 प्लस 3 की पावर 5 अपॉन बाई 3/4। पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 अगर कोई डिवाइड में होता है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर होती है माइनस में 2। ऐसे यहाँ करोगे 3 5 -4, तो 2 से माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 मतलब होता है 32, प्लस में 3 मतलब आया 35। क्या आंसर हुआ इसका? सी। 35 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हमारे 41वां क्वेश्चन, जो कि हमारा एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम विल RS1 and RS9 इंटरेस्ट इन 60 ईयर्स।
प्रति वर्ष प्रतिशत में साधारण ब्याज की किस दर से ₹1 60 वर्षों में ₹9 ब्याज अर्जित करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझो। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1, रेट मुझे पता नहीं है, टाइम है मेरे पास 60 साल, और जो मुझे एसआई बना है वो बना है मेरा 9। मुझे निकालना है रेट। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन पे 100। मैंने फॉर्मूला हर बार बोला, याद रखना है। एसआई की वैल्यू है 9, P की वैल्यू 1, R पता नहीं, T की वैल्यू 60 अपॉन पे 100, 0 से 0 काटा, R की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू में 10 अपॉन पे 6, तो 90 अपॉन 6 मतलब आ जाएगा 15 छक्के 90, 15%। क्या आंसर हुआ इसका? सी, 50% इसका आंसर हो गया। भाई बढ़ते हैं हमारा पहले क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ द प्राइस ऑफ अ टी इंक्रीज बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन ऑफ टी शुड डिक्रीज सो दैट द कॉस्ट डज नॉट इंक्रीज। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि लागत में वृद्धि ना हो। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर में, तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल है, वो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है प्रॉफिट परसेंट अपॉन पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। अप्लाई करते हैं। परसेंट में तो 20 अपॉन पे 100 प्लस 20 120 इंटू पे 100, 0 से 0 काटा, 2 छिक्के 12, 2 धामा 100, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, क्या आया 50/3। तो क्या आंसर हुआ? 50/3% इसका आंसर हो गया, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ ट्रेडर सेल्स 2 चेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर चेयर, ही गेन्स 10% ऑन वन एंड लॉसेस 10% ऑन द अदर, देन हाउ मच प्रॉफिट और लॉस विल ही गेट ऑन द होल। एक व्यापारी 2 कुर्सियों को 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, ठीक है, उससे एक पर 10% का लाभ होता है और एक पर 10% की हानि, तो उसे कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, ऐसे मानो कि भाई मैं दुकान वाला हूँ, मुझे 2 चेयर बेचनी है, मैंने 2 चेयर बेची। पहली बात कर रहा हूँ मैं पहली चेयर की, उसकी जो सीपी थी मुझे नहीं पता, मैंने उसको बेचा 100 रुपए का, और मुझे इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है मुझे 10% का, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं। सीपी को माना मैंने एक्स, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पे सीपी इंटू पे 100। प्रॉफिट है 20%, 10% का, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, सीपी एक्स है इंटू पे 100, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10x बट्टे पे 100, या 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट हो गया आपका x अपॉन 10। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। यहाँ निकाल लेते हैं सीपी क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट है x अपॉन 10, एसपी 100, सीपी माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू 100। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू में 10 अपॉन पे 11, मतलब 1000 अपॉन पे 11। ये क्या हुआ, सीपी। एक केस समझ में आ गया आपको, मगर मैंने जब पहली चेयर बेची। अब यही केस रिपीट करेंगे जब मैंने दूसरी चेयर बेची, वहां भी यही है, सीपी मुझे पता नहीं, एसपी तो उसका 100 रुपये ही है, बट जो मुझे लॉस हुआ है, लॉस परसेंट है मेरा 10% का। अब क्या करना है मुझे, पहले वही काम जो काम मैंने यहाँ पे किया, अगर काम आप सेम काम यहाँ रिपीट करोगे, फॉर्मूला भी सेम ही होता है, तो आपको लॉस भी यहाँ पे जो मिलेगा वो यही मिलेगा, आपको x अपॉन 10 ही मिलेगा, अगर आप सेम चीज़ रिपीट करते हो जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक किया था। अब लॉस निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे लॉस दे रखा है, सीपी निकालनी है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी, जो सीपी निकलेगा वो निकलेगा आपका 1000 अपॉन पे 9, ठीक है। यहाँ निकला था 1000 अपॉन 11, यहाँ निकलेगा 1000 अपॉन 9। अब मेरे से क्या पूछता है, मेरे से पूछता है ये बताओ कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है सारा बेचने पर या लॉस हुआ है। तो पहली बात तो मैं ये देखता हूँ कि टोटल एसपी कितना होता है। टोटल जो एसपी होगा वो होगा 100 प्लस 100, मतलब हो जाएगा 200। टोटल सीपी की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 11 प्लस 1000 अपॉन 9। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 99, ये हो जाएगा आपका 9000
ये हो जाएगा आपका 11,000, टोटल हो जाएगा 20,000 डिवाइड पे 99, ये सीपी हो गया। अब आपको ये तो दिख गया कि जो सीपी है वो इससे बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, इसको हुआ है लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो अगर मैं 20,000 बट्टे पे 99 में से माइनस करूं 200 को और मैं सॉल्व करूं, जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा लॉस होकर क्या बनेगा, सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा मेरा 200 बट्टे पे 99, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 2 रुपये 2 पैसे। ठीक है, तो क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है कितने का, 2 रुपये 2 पैसे का। मैं दोबारा शॉर्ट में बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले आपको एक पता है कि एक चेयर बेची, उसकी सीपी आपको नहीं पता, एसपी पता है, प्रॉफिट पता था, प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकाला, उसका जो सीपी आया वो आया 1000/11। ठीक है, सेम काम आया, दूसरा निकाला, उस केस में लॉस परसेंट था, तो अगर उस केस को सॉल्व करोगे तो आपको जो सीपी निकला वो निकला 1000/9। टोटल निकालते हैं, टोटल एसपी कितना है, टोटल सीपी कितना है, वो हमने निकाला। फिर देखा कि इसको लॉस हो रहा है, हमने लॉस फाइंड किया तो मिल गया 2 रुपये 2 पैसे, इसको लॉस हो रहा है, तो क्या आंसर है इसका, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 44वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ लो पेपर में कई बार आता है। ना समझ में आया हो तो वीडियो थोड़ा सा बैक जाइए और वहां से दोबारा कर लीजिए। 44वां क्वेश्चन कहता है आपका, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 27, द स्पीड द सेकंड इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट, द नंबर विल बी रिस्पेक्टिवली। तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुना है और तीसरी पहली से 5 गुना है। संख्या क्या होंगी, पहली हुई x, दूसरी है पहली से 3 गुना 3x, तीसरी है पहली से 5 गुना 5x। x प्लस 3x प्लस 5x अपॉन पे 3 इज इक्वल टू हुआ 27। सॉल्व करो, 5 3 8 और 1 9, 9x बटे 3 बराबर 27, 3 कम 3 3 3 9, x की वैल्यू होगी 27 बट्टे पे 3, तो आंसर आ गया आपका 9। तो x की वैल्यू होगी तो 9, तो पहला नंबर तो हो गया 9, दूसरा 9 त्रिक 27, 9 पंचे 45, तो क्या आंसर हुआ इसका ए, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा 45वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ फादर वाज 6 times older than his son 6 years from now and will be 3 times older after 3 years from now. What is the present age of father and son? एक पिता अब से 6 वर्ष बाद अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था और अब से 3 साल बाद वह 3 गुना बड़ा होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भी। मानना जो पिता की आयु है प्रेजेंट एज x, बेटे की y। सबसे पहले देखते हैं क्या बोलता है कि अब से 6 साल पहले, तो दोनों को 6 साल पहले करो, जो पिता की आयु है वो बेटे की आयु से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6 गुना, तो 6 गुना हो जाएगा इसमें आपके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 6, 6y माइनस 36, x माइनस 6y बराबर माइनस 36 प्लस 6, x माइनस 6y बराबर माइनस का 30। पहली इक्वेशन, पहला केस समझ में आ गया, आ गया। दूसरा केस कहता है अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और यहाँ पे y प्लस 3, और इस बार कितनी एज हो जाएगी, इस बार हो जाएगी आपकी 3 गुना, x प्लस 3, 3y प्लस पे 9, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6। दूसरी इक्वेशन, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले दूसरी क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे। x माइनस 6y बराबर माइनस का 30, x माइनस 3y बराबर 6, x से x कट गया, इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3y बराबर माइनस का 36, काटोगे y की वैल्यू हो जाएगी 12, तो y की 12 हो गई, मतलब जो बेटे की हो गई वो 12 हो गई है, तो ऐसे हमारा आंसर तो निकल गया क्योंकि 12 एक ही में है, तो आंसर तो सी हो गया। आपको कंफर्म करना है तो कुछ नहीं है, इस इक्वेशन के अंदर मान लो ये वाले इक्वेशन के अंदर आप y के बदले 12 पुट करो, x आपको मिल जाएगा, तो क्या आंसर है इसका सी, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता का। तो हमारा 46वां क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या क्या है, अपार्टमेंट, गैराज, क्वार्टर, फ्लैट। अपार्टमेंट आप रहते हो, गैराज में गाड़ियाँ रखते हैं, क्वार्टर यहाँ पे क्वार्टर भी आपका रहने वाले कमरे की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लैट, तो हम इन तीन में तो हम रहते हैं और इनमें गाड़ियाँ रहती हैं, तो बात क्या है यहाँ पे अलग क्या हुआ, गैराज, तो 20 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं 47वां क्वेश्चन जो कि हमारा फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अलग बताने से विषम कौन सा है,
देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न क्या कहता है कि बी डी एफ, बी के बाद सी छोड़ के डी, डी के बाद ई छोड़ के एफ, ठीक है। एस इस पे आए जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, एल, एल छोड़ के आपको एम छोड़ना था बट इसने एम नहीं छोड़ा, मतलब ये गलत हो गया। कन्फर्म करते हैं, एन छोड़ के ओ, ओ आया, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस, मतलब क्या गलत हुआ, सी आपका गलत हो गया, तो एल एम इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 48वां क्वेश्चन जो कि हमारा A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। क्या कहता है, ए जी आई जी ई आई जी जे आई एम क्यू एम, तो देखते हैं क्या पूरा करना है। ए से आइए जे पे, जी पे मतलब बी सी डी ई एफ +5 का अंतर है, +6 कर लो मतलब। जी से एम, एच आई जे के एल एम, वही +6 करोगे तो आप एम पे आ गए। फिर ऐसे ही एम से +6 करो, एन ओ पी क्यू आर एस, तो ये तो हो गया एस, पहला वर्ड तो मिल गया एस, मतलब ये दोनों तो कट गए, अब इनको कंफर्म करना है। सी से आते हैं, डी ई एफ जी एच आई जे +7, आई से क्यू, जे से क्यू, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू +7, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स +7x, आंसर क्या हुआ ए, जरूरत ही नहीं आगे जाने की, यही सॉल्व हो गया हमारा। अभी बढ़ते हैं हमारा 49वां क्वेश्चन जो कि हमारा A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। क्या कहता है, 6, 11, 21, 36, 56, गैप है +5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 56 और 25 कितना होता है, 56 और 25 आपका हो गया 81, तो क्या आंसर हुआ इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन जो कि हमारा राजेश वॉक 2 किलोमीटर टू साउथ, राजेश यहाँ पे है, वहां से वो 2 किलोमीटर साउथ पे आया, देन टर्न्स नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट आपको होता है कुछ इधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो 3 किलोमीटर गया, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, फिर वह टर्न करता है साउथ की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा साउथ की तरफ मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर उसने टर्न लिया वेस्ट और 4 किलोमीटर चला, फिर वो वेस्ट की तरफ गया और 4 किलोमीटर चला, फिर उसने दोबारा एक नॉर्थ वेस्ट की तरफ टर्न लिया, नॉर्थ वेस्ट मतलब होता है आपका इधर, और चला 5 किलोमीटर। अब ये किस डायरेक्शन में है, यहाँ से बताओ, यहाँ पे मैं था और यहाँ से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे तो जैसे ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या आंसर होगा इसका, नॉर्थ वेस्ट, ए इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा आर्मी जीडी का सेट 4 खत्म होता है। आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।